त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय रानी अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय धूमका, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मैं आज आप लोगों से बीका भाग 3 के वैकल्पिक समूह डी मुद्रा बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम मुद्रा एवं बैंकिंग पद्धति है, इसकी प्रथम इकाई, जिसमें मुद्रा, उसके कार्य, भारत में मुद्रा पूर्ति का वैकल्पिक माप, इनके विभिन्न तत्व, प्रत्येक का अर्थ एवं परिवर्तित संशोधित महत्व पर लगातार चर्चा करता रहूंगा। सभी जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, अर्थात जब भी मानव को किसी आवश्यकता, और आवश्यकता का तात्पर्य हम ये कह सकते हैं किसी समस्या से जब उसका सामना होता है तो उस समस्या के समाधान के लिए वो निरंतर प्रयास करता है और उसका प्रयास अंततः रंग लाता है और उस समस्या के समाधान के लिए वो आविष्कार करता है और जिसके द्वारा वो उस समस्या का समाधान कर लेता है। मुद्रा का आविष्कार भी वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को देखते हुए हुआ है। प्रारंभिक रूप में मुद्रा वस्तु मुद्रा थी। एक बार हम थोड़ा सा मानव सभ्यता के इतिहास की ओर थोड़ा सा 2 मिनट के लिए पीछे लौट चलें कि मानव सभ्यता का इतिहास जो है वो चालू हुआ था आदिम युग, फिर पाषाण युग, फिर पशुपालन युग, फिर कृषि युग और फिर जो आधुनिक युग है उसके बारे में बात करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रथम 2 युग थे, आदिम युग और पाषाण युग, जिसमें मानव प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं और जीवों पर ही आश्रित रहता था, अर्थात जंगल में जो पेड़ थे उसके फल, कंद, मूल और जो जंगली जानवर थे उनके मांस, चमड़ा, दूध, उनसे उसका जीवन निर्वाह हो जाता है। लेकिन सभ्यता के विकास के क्रम में जब पशुपालन युग और पशुपालन युग के बाद कृषि युग आया तो ये हुआ कि एक पर्टिकुलर पशु, जैसे किसी व्यक्ति के पास गाय है और दूसरे व्यक्ति के पास बकरी है, तो यहाँ पर जब दोनों को, एक को गाय की जरूरत है, एक को बकरी की जरूरत है और दोनों विनिमय या आपस में एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ी कठिनाई ये आई कि कितने बकरियों के बदले में एक गाय दिया जाए। और इस कठिनाई की स्थिति को देखते हुए फिर धीरे धीरे वस्तु मुद्रा का आविष्कार हुआ। तो उस समय वस्तुएं ही, जैसे ये पशुओं के चमड़े, अनाज, सीप, कौड़ी, नमक आदि को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। लेकिन वस्तु मुद्रा की जो सबसे बड़ी कठिनाई थी वो है 2 वस्तुओं के बीच विनिमय अनुपात ज्ञात करना, मतलब कितनी मात्रा में एक वस्तु की कितनी मात्रा के बदले में दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा दी जाए, ये ज्ञात करना बहुत कठिन था। तो फिर आगे जब इस समस्या का समाधान करने की बात आई तो फिर बाद में मानव का ध्यान मुद्रा के विकास की ओर गया और उसके बाद फिर धातु की मुद्रा प्रचलन में आई। धातु की मुद्रा में सर्वप्रथम बहुमूल्य धातुओं की मुद्राएं चलती थी, सोने, चांदी, तांबे। फिर वर्तमान में ये मुद्राएं गिलट और एल्युमिनियम धातु तक पहुंच गई। लेकिन धातु की मुद्रा का भी एक बहुत बड़ा जो परेशानी थी वो ये थी कि धातु की मुद्रा का वजन ज्यादा होता था और ये आकार के कारण स्थान ज्यादा घेरती थी। इसलिए धातु की मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करना कठिन था। लेकिन फिर भी बहुत समय तक धातु की मुद्राएं प्रचलित रही और अब आधुनिक युग में इन्हीं कठिनाई को दूर करते हुए पत्र मुद्रा, जिसको हम बैंक नोट करते हैं, वह प्रचलन में आया। अब मुद्रा की परिभाषा के बारे में चर्चा करें तो मुद्रा कोई भी वस्तु हो सकती है जो सामान्यतः विनिमय के माध्यम के रूप में सर्वसामान्य द्वारा स्वीकार की जाती है। यह वस्तुओं और सेवाओं के क्रय के भुगतान के रूप में तथा ऋणों के निपटारे के रूप में प्रयुक्त की जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि मुद्रा सामान्य स्वीकृत
प्राप्त वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम और मूल्य के मापक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मुद्रा की परिभाषा की बात करें तो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग दृष्टिकोणों के आधार पर अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो हम ये 3 आधार पर एक एक परिभाषा ले सकते हैं और एक उचित परिभाषा जिसमें मुद्रा की सारी विशेषताएं आ जाएंगी। तो सबसे पहले वर्णनात्मक परिभाषा। वर्णनात्मक परिभाषा को दूसरे शब्दों में हम कार्यात्मक परिभाषा भी कह सकते हैं। यह मुद्रा के कार्यों की ओर इंगित करती है और इसीलिए वॉकर ने ये कहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। और मुद्रा के हम जानते हैं सामान्य तरीके से मूल रूप से 2 प्रमुख कार्य हैं। पहला है विनिमय का माध्यम और दूसरा मूल्यों का मापन। ये दोनों कार्य मुद्रा करती है। इसीलिए वॉकर ने कहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। दूसरा, वैधानिक दृष्टिकोण की बात करें तो वैधानिक दृष्टिकोण की बात करें तो वैधानिक परिभाषा मतलब यह परिभाषा ऐसी परिभाषा है कि यदि कोई भी राज्य किसी भी वस्तु को अपना मुद्रा मान सकती है और उस राज्य की सरकार या उस देश की सरकार या उस देश का विधान या कानून जिस वस्तु को मुद्रा मानती है वही उस देश में मुद्रा के रूप में प्रचलित होती है। इसीलिए प्रोफेसर नेप ने कहा है कि कोई भी वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है वो मुद्रा कहती है, उस राज्य में वही मुद्रा चलेगी। जैसे हम हमारे देश की मुद्रा रुपया है और अमेरिका की डॉलर है। हम हमारे देश में यदि डॉलर से कुछ खरीदना चाहें तो वो मुद्रा हमारे देश में नहीं चलती क्योंकि वह हमारे भारत सरकार के द्वारा मान्य नहीं है। तो इसलिए वैधानिक परिभाषा के रूप में कहा जा सकता है कि कोई भी वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कही जाती है। और इसका परिभाषा का तीसरे दृष्टिकोण की बात करें तो वो है सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषा। सामान्य स्वीकृति मतलब कि यह मुद्रा जिस देश में भी चलती है उसकी सामान्य जनता या समस्त जनता अनिवार्य रूप से उसको मुद्रा के रूप में स्वीकृति देती है कि नहीं। तो उसके आधार पर किन्स ने कहा है कि मुद्रा वह है जिसे देकर ऋण तथा मूल्य संबंधी भुगतानों को निपटाया जाता है और जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति को संचय किया जाता है। तो किन्स की परिभाषा में मूल रूप से 3 बातें हैं, मूल रूप से 3 विशेषताओं को सम्मिलित किया गया है कि पहली बात तो यह है कि मुद्रा वह है जिसको देकर ऋण तथा मूल्य संबंधी भुगतानों को निपटाया जाता है। मतलब साख और उधार संबंधी भुगतानों को मुद्रा के द्वारा निपटाया जाता है और साथ ही भविष्य के लिए क्रय शक्ति का संचय भी किया जाता है। तो यदि तीनों परिभाषाओं को देखें तो हर परिभाषा में मुद्रा की कोई न कोई 1-2 विशेषताएं सन्निहित हैं। तो यदि तीनों परिभाषा को मिला के यदि मुद्रा की उचित परिभाषा की हम बात करते हैं तो मुद्रा की उचित परिभाषा यह दी जा सकती है कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, स्थगित भुगतानों की मान तथा मूल्यों के साधन के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत, सामान्य रूप से व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत की जाती है। और इस प्रकार मुद्रा में हम सिक्कों, बैंक नोट, प्रतिभूतियों जैसे विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र और साख पत्रों को भी मुद्रा में सम्मिलित कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह हुआ मुद्रा की आशय एवं मुद्रा की परिभाषा। अब इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हम मुद्रा के जो लक्षण हैं उनकी भी बात कर सकते हैं। तो तीनों परिभाषाओं के आधार पर हम देखेंगे कि सामान्यतः मुद्रा में जो पहला मुद्रा के लक्षण या मुद्रा की विशेषताएं कर सकते हैं वो होता है इसमें सामान्य स्वीकृति का गुण पाया जाता है। मतलब किसी देश की मुद्रा उस देश के समस्त व्यक्तियों के लिए बिना किसी संकोच के इसे सौदों एवं ऋणों के भुगतान के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा, मुद्रा स्वेच्छा से स्वीकार किया जाता है। मतलब मुद्रा को हर व्यक्ति स्वेच्छा से ही स्वीकार करता है, उसमें कोई राज्य की जोर जबरदस्ती नहीं रहती। तीसरी बात है मुद्रा में क्रय शक्ति होता है।
क्रय शक्ति मतलब मुद्रा में किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता होती है, और इसके लिए सबसे पहले वस्तुओं को मुद्रा में बदला जाता है जिसको क्रय कहते हैं, और फिर मुद्रा देकर वस्तुओं को बेचा जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, विक्रय कह सकते हैं। फिर मुद्रा के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय मतलब क्रय विक्रय संभव हुआ है। मुद्रा मूल्य का मापक है। जैसे हम जानते हैं बिजली को मापने की इकाई है किलोवाट, वजन को मापने की इकाई है ग्राम किलोग्राम, लंबाई को मापने की इकाई है मीटर सेंटीमीटर। उसी तरीके से यदि हमको किसी वस्तु का मूल्य मापना है तो उसके लिए मुद्रा ही उपयोग में आती है। फिर अगली बात ये कह सकता है कि इसको साख के भुगतानों के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से उधार लेता है तो मुद्रा के रूप में ही लेता है, और जब उसको चुकाता है तो वो भी उसको मुद्रा के रूप में ही चुकाया जाता है। मुद्रा को संचय किया जा सकता है भविष्य के लिए, और इसके लिए ये इसलिए भी मुद्रा को संचय किया जाता है क्योंकि सामान्यतः मुद्रा के मूल्य में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, मुद्रा में स्थायित्व होता है, मुद्राएं बहुत जल्दी खराब नहीं हो पाती, और यदि बैंक में जमा किया जाए तो ब्याज के साथ उस संचय में वृद्धि भी होती है। तो इसीलिए संचय के लिए, भविष्य के लिए यदि मुद्रा को स्वीकार किया गया है ताकि इससे धन का संचय किया जा सकता है। तो ये कुछ विशेषताएं इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर। आगे हम मुद्रा के कार्यों के बारे में भी चर्चा करें। तो मुद्रा के कार्यों को मुख्य रूप से मित्रों आगे हम मुद्रा के कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो मुद्रा के कार्यों को सामान्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है, प्राथमिक कार्य, सहायक कार्य और आकस्मिक कार्य, जिसमें प्राथमिक कार्य के अंतर्गत मुद्रा के 2 कार्य हैं। पहला विनिमय का माध्यम और दूसरा मूल्य का मापन। और प्राथमिकता कार्य का तात्पर्य ये होता है कि ये दोनों कार्य मुद्रा हर समय देश के किसी भी देश में हो, चाहे देश की कोई भी आर्थिक अवस्था हो, ये विनिमय का माध्यम और मूल्य मापन का कार्य मुद्रा ने हमेशा किया है। तो सबसे पहले है विनिमय का माध्यम। मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विनिमय का माध्यम होना है, अर्थात मुद्रा के द्वारा सभी वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किया जा सकता है, अर्थात क्रय विक्रय किया जा सकता है। हाँ, लेकिन ये यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि मुद्रा के प्रयोग से विनिमय कार्य प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष हो जाता है। जैसे कि पहले वस्तुओं एवं सेवाओं को मुद्रा में बदला जाता है जिसे क्रय कहते हैं, फिर मुद्रा के बदले में वस्तुओं एवं सेवाएं प्राप्त की जाती है जिसे विक्रय कहते हैं। क्योंकि मुद्रा में सर्वमान्यता का गुण भी पाया जाता है, इसलिए यह मुद्रा का दूसरा प्राथमिक कार्य है मूल्य का मापक या मूल्य का मापन। तो जैसे कुछ देर पहले भी चर्चा हुई थी कि बिजली मापने के लिए किलोवाट, तापमान मापने के लिए डिग्री, लंबाई मापने के लिए मीटर सेंटीमीटर, उसी तरीके से वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का मापन मुद्रा में किया जाता है। और जैसे कि एक मेज की कीमत 700 रुपए, एक पेन की कीमत 10 रुपए। तो इस प्रकार किसी देश के समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, और इससे 2 वस्तुओं के बीच तुलनात्मक मूल्य की बात करना भी संभव हो सकता है। अब हम आते हैं मुद्रा के सहायक कार्य। तो मुद्रा के सहायक कार्य ये हुए कि इन दोनों मौलिक कार्य प्राथमिक कार्य के अतिरिक्त धीरे धीरे आर्थिक विकास के क्रम में मुद्रा की जो जो उपयोगिता हुई उसके हिसाब से मुद्रा के सहायक या गौण कार्यों को भी लिया जा सकता है, जिसमें पहला है स्थगित भुगतानों का मान, या इसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं भावी भुगतानों का आधार। आज हम जानते हैं कि संपूर्ण आर्थिक परिदृश्य या किसी देश का संपूर्ण आर्थिक ढांचा
साख या उधार पर आधारित है, अर्थात अधिकांश लेन देन उधार में होता है। और मुद्रा का एक कार्य यह भी है कि यह भावी भुगतान का बड़ा ही सुगम साधन है। और भावी भुगतान का सुगम साधन या स्थगित भुगतानों का मान जो मुद्रा है उसके पीछे मुद्रा की जो कुछ विशेषताएं हैं उनके कारण इसको स्थगित भुगतानों का मान कहा जाता है। जैसे मुद्रा में अन्य वस्तुओं की तुलना में स्थिरता होती है, इसमें सामान्य स्वीकृति का गुण होता है, अन्य वस्तुओं से इसमें टिकाऊपन ज्यादा रहता है, इसलिए साख के भुगतान के लिए मुद्रा का उपयोग किया जाता है। तो इसको हम मुद्रा का पहला सहायक कार्य कर सकते हैं। दूसरा, मूल्य संचय का आधार। मनुष्य अपनी आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए हमेशा भविष्य में के लिए कुछ संचय करना चाहता है और साथ में ही जिस वस्तु का वो संचय कर रहा है उसके लिए उसको यह संतुष्टि होनी चाहिए कि उसका यह संचय सुरक्षित है और भविष्य में कभी भी उसको वस्तुओं या सेवाओं की क्रय की जरूरत पड़ी तो इस संचय से वह उन वस्तुओं या सेवाओं को क्रय या विनिमय कर सकता है। फिर अगली बात कहा जाता है मुद्रा के तीसरा सहायक कार्य है मूल्य हस्तांतरण का साधन। मुद्रा के द्वारा मूल्यों का हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से हो जाता है। जैसे कि रायपुर का कोई व्यक्ति रायपुर की अपनी जमीन, घर और जो भी संपत्तियां हैं वो बेचकर राजनांदगांव में बसना चाहता है तो वो रायपुर की संपत्तियों को मुद्रा में परिवर्तित कर लेगा और उसी मुद्रा से राजनांदगांव में आके वो उन्हीं संपत्तियों को खरीद सकता है। तो मुद्रा का तीसरा सहायक कार्य है मूल्य हस्तांतरण का साधन। इसके साथ साथ मुद्रा के कुछ आकस्मिक कार्य भी हैं जिनके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। तो आकस्मिक कार्य की बात जब अर्थव्यवस्था में और प्रगति हुई तो उस प्रगति के साथ मुद्रा की जो अन्य विशेषताएं हैं या अन्य उपयोगिताएं हैं उनके आधार पर भी मुद्रा के कुछ कार्य सामने आए हैं, जिसमें सबसे पहली बात है समाज में आय का वितरण, या इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं देश में राष्ट्रीय आय का वितरण। हम जानते हैं कि वर्तमान में जो उत्पादन है वो सामूहिक रूप से होता है। इसमें भूमि, श्रम, पूंजी, साहस इन सबका योगदान रहता है। अतः उत्पत्ति के इन साधनों को उनके योगदान के आधार पर कितना पारितोषिक या कितना पारिश्रमिक दिया जाए इसका जो आकलन है वो मुद्रा के ही आधार पर होता है। हमारे देश में भी या सभी देशों में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो उस देश की मुद्रा के आधार पर ही किया जाता है ताकि उत्पत्ति के प्रत्येक साधन को उसके योगदान के अनुपात में उचित पुरस्कार दिया जा सके। दूसरा है साख का आधार। मुद्रा अभी जैसे ऊपर भी स्थगित भुगतानों के मान में वही बातें थी, फिर वही बात एक बार और आ गई है कि मुद्रा के आकस्मिक कार्य के अंतर्गत दूसरा आकस्मिक कार्य है साख या उधार का आधार है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से उधार लेता है तो वो मुद्रा में ही उधार लेता है और जिसने उधार लिया है वो बाद में जब भुगतान करता है तो उसको मुद्रा के द्वारा ही भुगतान किया जाता है, इसलिए मुद्रा को साख का आधार भी माना जाता है। अगली बात है सीमांत उपयोगिता को समान बनाने का माध्यम। कोई भी उपभोक्ता हो वो अपनी जो भी आय है उसका प्रयोग ऐसा करना चाहता है कि जिससे उसको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो सके, और उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति तभी हो सकती है जब वह विभिन्न वस्तुओं पर अपनी मुद्रा को इस प्रकार व्यय करे कि सभी वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता उस वस्तु के मूल्य के बराबर हो। और यह
मुद्रा के प्रचलन से ही संभव हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति को वह अवसर मिला है कि वह अपने आय को इस प्रकार व्यय करे कि सभी वस्तुओं से मिलने वाला सीमांत उपयोगिता या सीमांत संतोष उन वस्तुओं के कीमत के या मूल्य के अनुपात में बराबर हो। मुद्रा का अगला आकस्मिक चौथा आकस्मिक कार्य है पूंजी को तरलता देना। तो हम जानते हैं कि हमारी जितनी भी पूंजी है, जैसे भूमि है, मशीनरी है, स्टॉक है, शेयर है, इन सभी को हमेशा मुद्रा के रूप में ही दिखाया जाता है और इन सभी संपत्तियों को तत्काल ही, पूंजी संपत्तियों को तत्काल ही मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पूंजी को या पूंजी संपत्ति को तरलता देने का कार्य मुद्रा के द्वारा किया जाता है। फिर अगली बात है शोधन क्षमता का सूचक। तो किसी के व्यक्ति के पास जो उपलब्ध मुद्रा है वह उसकी शोधन क्षमता का प्रतीक माना जाता है। जितनी ज्यादा इसके पास मुद्रा होगी उतनी ही ज्यादा उस व्यक्ति की शोधन क्षमता भी रहेगी। तो इस प्रकार हम अभी देख रहे थे कि मुद्रा के कौन कौन से कार्य हो सकते हैं।